गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज थोड़ा सा चेंज अराउंड। आज से जीएसटी क्या होता है, क्या है जीएसटी रजिस्ट्रेशन रूल्स, जीएसटी में कौन कौन से रिटर्न्स पे करने पड़ते हैं, जीएसटीआर 3B क्या होता है, जीएसटीआर 1 क्या होता है, जीएसटी क्यों आया, जीएसटी के फ़ायदे क्या है। तो ये आज से अपन एक सीरीज़ चालू करने वाले हैं। ये ज़्यादातर जो फोकस है, जो मेरे लेक्चर्स के जो फोकस मेन पॉइंट्स रहेगी, वो बीकॉम 5th सेम और 6th सेम के हिसाब से। एज सच कि अगर किसी को ये वीडियोस देखने हैं, वीडियोस एज सच देख सकते हैं कि जीएसटी क्या है ये समझ। ठीक है, अब अपन जितना भी जीएसटी यहाँ से अपन ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, पर जब ज़रूरत रहेगी तभी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जीएसटी जो जब तक मैं आपको सम्स के वे में या फिर प्रैक्टिकल लेवल पे लेके नहीं जाऊँगा तब तक आपको ये चीज़। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप ऑब्जेक्टिव में देख रहे हैं, जो फर्स्ट पॉइंट है एलिमिनेटिंग कास्ट कैडिंग इफेक्ट। तो कास्ट कैडिंग इफेक्ट कब होता है, ये कास्ट कैडिंग इफेक्ट किसको बोलते हैं, ये आपको तभी पता चले। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं इन डिटेल लेके जाऊँगा जब तक ये मेरे लेक्चर्स चलते रहेंगे तब तक, जब तक ये मेरे लेक्चर्स चलते रहेंगे तब तक। पर याद रखना कि जो भी चीज़ अभी यहाँ पे मैं बताने या फिर मैंने कुछ मिस कर लिया तो याद रखना वो मैंने मिस नहीं की है। मैं आगे जाके कोई ना कोई मेरे लेक्चर्स में मैं उसको कवर अप करूँगा। और इन केस अगर आपको लगता है कि मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है तो आप मेरे को बता सकते। ठीक है, अब जीएसटी क्या है याद रखना। एक सिंपल वे में अगर मैं बताऊँ, ये गुड्स एंड ये ऐसा टैक्स है, एक ऐसा टैक्स है जो गुड्स और सर्विस में बाइफिकेशन नहीं करता। मेरे पिछले जितने भी टैक्स रेजिम्स थे, मेरे पिछले भी पहले टैक्स रेजिम, वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये सर्विस टैक्स, ये सब क्या करते थे कि गुड्स और सर्विस को बाइफिकेट करते, सर्विसेज को बाइफिकेट करते थे और गुड्स को दो चीज़ में बाइफिकेट, वेदर दैट गुड्स प्रोड्यूस्ड और वेदर दैट गुड्स इज बीन ट्रेडेड। तो दोनों में अलग अलग चीज़ें लगती। अगर मैं गुड्स मैन्युफैक्चर करता था और अगर मान लो मैंने क्राइटेरिया जो दिया हुआ है उसको फुलफिल कर देता तो मेरे को एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती। क्या पे करनी पड़ती थी? एक्साइज ड्यूटी। वैसे ही अगर मान लो मैं एक ट्रेडर हूँ, अगर मान लो मैं एक ट्रेडर हूँ और मैं गुड्स में डील करता हूँ, मतलब मैं गुड्स को परचेज करता हूँ और मैं सेल करता हूँ, मतलब मैंने गुड्स को मैन्युफैक्चर नहीं किया है। मैंने क्या नहीं किया है? गुड्स को मैन्युफैक्चर नहीं करना, मैं एज इट इज़ गुड्स को परचेज कर रहा हूँ और एज इट इज़ गुड्स को बेच रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सेल फोन परचेज किया और मैंने ये सेल फोन सेल ऑफ कर, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या लगता था? वैट, दैट इज़ एन वैल्यू एडेड टैक्स। अगर मान लो विद इन स्टेट में होता था, विद इन स्टेट में अगर ये ट्रांजेक्शन होता था तो उसके ऊपर वैल्यू एडेड टैक्स लगता था। और मान लो ये बिटवीन टू स्टेट्स होता था, बिटवीन टू स्टेट्स होता था तो इसके ऊपर सीएसटी लगता था, दैट इज सेंट्रल सेल्स टैक्स। ठीक है, अब याद रखना यहाँ पे भी सबसे बड़ी दिक्कतें क्या थी कि जितने भी स्टेट्स थे तो उनका अपना खुद खुद का एक्ट था। महाराष्ट्र का खुद का, गुजरात का खुद का, राजस्थान का खुद का, यूपी का खुद का। तो ऐसे जितने भी स्टेट्स थे ना, अपना खुद खुद का एक्ट था, सेल्स टैक्स, एक्साइज और आपका जो सर्विस टैक्स था वो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प करता था, तो वो हर जगह सेम इक्वल पे एप्लीकेबल। अब इसमें क्या होता था ना कि मान लो अगर मैं एज एन ट्रेडर हूँ, अगर मैं एज एन ट्रेडर हूँ और मेरी जो ट्रेडिंग की जो शॉप्स है वो मान लो गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी है, तमिलनाडु में भी है, गोवा में भी है, तो मेरे को वो जितने भी एक्ट्स हैं वो तो एप्लीकेबल होते ही थे, पर मेरे को वो याद रखना पड़ता था कि वो एक्ट मेरे को किस वे में एप्लीकेबल है। हो सकता है कि महाराष्ट्र में जो चीज़ पे एग्जेम्पशन है वो गोवा में वो एग्जेम्पशन ना हो। अगर वो गोवा में एग्जेम्पशन दिया हुआ है तो हो सकता है कि गुजरात में उसमें पार्शियल एग्जेम्पशन हो, या फिर कुछ एक एग्जेम्पशन ऐसा नोटिफिकेशन दिया हो कि अगर वो आपने कंडीशन फुलफिल कर दी है तो आपको वैट नहीं पे करने की जरूरत। तो मेरे को हर स्टेट में अगर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ और मेरे हर स्टेट में मेरा अगर रजिस्ट्रेशन है तो मेरे को वो हर स्टेट का एक्ट पढ़ना पड़ता था। नो डाउट जीएसटी में भी आप जितने स्टेट में अपना बिजनेस कंडक्ट कर रहे हो या फिर आपका मान लो प्लेस ऑफ बिजनेस है तो वो आपको सब जगह तो रजिस्टर करना ही है अपने आप को।
जो पहले भी होता था अभी भी होता है, पहले भी आपको हर स्टेट में रजिस्टर करना ही है, अभी भी आपको हर स्टेट में रजिस्टर करना ही है। पर अभी का ये सिचुएशन हो गया कि गुड्स और सर्विस टैक्स पूरे इंडिया में एट पार एप्लीकेबल। क्या है? एट पार एप्लीकेबल। मतलब अगर मान लो कि अगर आप महाराष्ट्र में हो और महाराष्ट्र के अंदर ही डील कर रहे हो, तो जो जीएसटी महाराष्ट्र के अंदर लग रही है वही की वही आपको गोवा में लगेगी, वही की वही आपको गुजरात में लगेगी। जो चीज महाराष्ट्र में एग्जेम्प्टेड है जीएसटी के अंदर, वही की वही गोवा में भी एग्जेम्प्टेड है और वही की वही गुजरात में भी एग्जेम्प्टेड। तो ये चीज आप समझ गए कि पहले क्या होता था कि पहले 5 स्टेट में अगर मेरे प्लेस ऑफ बिजनेस है तो 5 स्टेट को मेरे को याद रखना पड़ रहा है, और 5 स्टेट में मेरे को चेक करना है कि हाँ भाई यहाँ पे एग्जाम्शन है, ओके ठीक है, यहाँ पे है तो ऐसा है, अरे यहाँ पे एग्जाम्शन नहीं है तो मेरे को यहाँ पे ये कंडीशन फॉलो करनी। तो ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स ने क्या कर दिया? एट पार लेके आ गए। क्या लेके आ गए? एट पार। ठीक है, पहले क्या था, अगर मान लो आप मैन्युफैक्चरर हो और साथ साथ में आपका ट्रेडिंग भी है, आप मैन्युफैक्चरर के साथ साथ में आपका ट्रेडिंग भी है, तो आपको एक्साइज नंबर तो निकालना ही है, मतलब एक्साइज में तो आपको रजिस्ट्रेशन करना ही है, साथ साथ में आपको वैल्यू एडेड टैक्स में भी आपको रजिस्टर करना है। और मान लो साथ में अगर मान लो आप सर्विस प्रोवाइडर भी हो, आप क्या हो? सर्विस प्रोवाइडर भी हो, तो आपको सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर मिले। मतलब आपको एक्साइज रजिस्ट्रेशन, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन और सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन, मतलब ये तीनों रजिस्ट्रेशन के आपको फिर कितने रिटर्न्स करने हैं? 3 रिटर्न। गुड्स एंड सर्विस टैक्स ने क्या किया भाई? हम ये 3 को साइड में कर, हम सिर्फ एक ही चीज़ बोल, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स का रिटर्न कर, नो डाउट आज की तारीख में भी वैल्यू एडेड टैक्स चालू है, वैल्यू एडेड टैक्स चालू है कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पे, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। पर आज की तारीख में जो मेजरली चीज़ें हैं वो कवर हो गई है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स को क्या किया? गुड्स एंड सर्विस टैक्स को सब एक साथ लेके आ गया और एक ही हेड में उसने बिठा दिया। मतलब आपको जो भी कुछ करना है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स में करो, रिटर्न भी आपको करना है गुड्स एंड सर्विस टैक्स में ही रिटर्न करना है आपको, मतलब एक सिंगल रिटर्न। तो आपको फायदा समझा पूरा क्या हुआ? यहाँ पे अलग अलग रजिस्ट्रेशन, अलग अलग रिटर्न्स, अलग अलग कंप्लायंसेस, अब सब वो घूम फिर के एक ही हेड के अंदर आ गई है। मतलब पूरे इंडिया में देयर इज ओनली वन टैक्स, देयर इज ओनली वन टैक्स, दैट्स इट, गुड्स एंड सर्विस। दूसरे टैक्स भी है, दूसरे टैक्सेस अभी भी है, ऐसा नहीं है कि भाई दूसरे टैक्सेस, बहुत सारे टैक्सेस एबोलिश हो चुके हैं, बहुत सारे टैक्सेस एबोलिश हो चुके हैं, कुछ टैक्सेस अभी भी है पर एक सर्टन एक्सटेंट तक। उसमें भी कैसा है कि मान लो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जिस दिन उनकी म्यूचुअलिटी बैठ गई उस दिन वो भी निकल जाएगी। जिस दिन उनकी म्यूचुअलिटी बैठ गई मतलब दोनों म्यूचुअल एग्रीमेंट पे आ गए, तो याद रखना वो जितने भी बचे हुए टैक्सेस है वो भी चले जाएंगे और धीरे धीरे वो जाएंगे ओवर अ पीरियड। ठीक है, तो अब समझो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या था? ये एक सिंगल टैक्स हो गया सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे। पहले सप्लाई ऑफ गुड्स पे क्या था? वैट था। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स पे क्या था? एक्साइज था। सर्विस प्रोवाइडिंग पे क्या था? सर्विस टैक्स था। तो ये 3 टैक्स को अभी अपन ने एक साथ करके अपन ने क्या कर दिया? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप मैन्युफैक्चरर करो, आप ट्रेडिंग करो या फिर आप सर्विस प्रोवाइडर हो, आपको एक सिंगल टैक्स पे करना, दैट इज गुड्स एंड सर्विस। फ्लो ऑफ क्रेडिट, फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द फाइनल डीलर। मतलब पहले कैसा होता था ना कि आप अगर मैन्युफैक्चरर हो तो आप एक्साइज चार्ज करते, ठीक है, आप मैन्युफैक्चरर हो तो आप एक्साइज भी चार्ज करते थे, ठीक है, आप डीलर हो तो आप वैट चार्ज करते थे, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो आप क्या करते थे? सर्विस टैक्स चार्ज। तो याद रखना ये जो तीनों अलग अलग टैक्सेस है, ये जो तीनों अलग अलग टैक्सेस है, याद रखना तीनों अलग अलग टैक्सेस का ना अपन को सेट ऑफ नहीं मिलता। अब वो सेट ऑफ क्या होता है वो आपको प्रैक्टिकल वे में एग्जाम्पल में बताऊंगा, पर अभी आप सिर्फ समझो सेट ऑफ नहीं मिलता था। तो ये जब सेट ऑफ नहीं मिलता था ना तो इसकी वजह से जो मेरी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग थी वो बढ़ जाती थी। पर जीएसटी ने क्या किया? अरे आप मैन्युफैक्चरर हो या फिर डीलर हो या फिर सर्विस प्रोवाइडर, आपको एक ही टैक्स लगाना है जीएसटी, और वो जीएसटी जो चार्ज किया हुआ है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको फ्लो होगा राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द फाइनल डीलर। मतलब जो फाइनल कंज्यूमर है वो तो टैक्स बर्डन बेयर करने ही वाला है, फाइनल जो मेरा कंज्यूमर है वो टैक्स बर्डन बेयर करने ही वाला है, पर एज कंपेयर टू प्रीवियस टैक्स रेजिम, अब जो वो टैक्स बर्डन बेयर करेगा दैट विल बी लो एज कंपेयर टू प्रीवियस टैक्स। समझा ये चीज? ये होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है। पहले कैसा था ना, सर्विस टैक्स में था, सर्विस टैक्स वाज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर।
पहले ऐसे बहुत सारे टैक्सेस थे जो होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल तो थे, पर वहां पे एक्सेप्शन क्लॉज आ जाता था कि इट इज नॉट एप्लीकेबल इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पर अब भी ये जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो इन जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल। ठीक है, ये चीज आपको समझा। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? जीएसटी लाने का जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था वो था एलिमिनेटिंग द कास्केडिंग इफेक्ट। एलिमिनेटिंग द कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट अपन बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स, मतलब जिस पे मैंने टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया है, जिस पे मैंने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है और वो टैक्स का बेनिफिट मेरे को नहीं मिल रहा है, और वो टैक्स का मेरे को बेनिफिट नहीं मिल रहा है, बल्कि वो टैक्स जो मैंने पे किया है वो मेरे कॉस्ट में ऐड हो रहा है, और उसके ऊपर जब मैं वापस से टैक्स चार्ज कर रहा हूं तो दैट इज टैक्स ऑन टैक्स। मतलब 100 रुपए का मेरा प्रोडक्ट था, कितने का? मेरा 100 रुपए का प्रोडक्ट था, उसके ऊपर मैंने 12 रुपया टैक्स पे कर दिया। मैंने कितना रुपया पे टैक्स पे किया? 12 रुपया, तो 112 हो गया। मान लो अगर वो मेरी मैं कॉस्टिंग 112 रुपया लेता हूँ और अब मैं 112 पे टैक्स जोड़ता हूँ जब मैं बेचने के टाइम पे, मतलब बेचने के टाइम पे जब मैं 112 रुपया जोड़ता हूँ, तो याद रखना वो 12 रुपया तो टैक्स है ना, 12 रुपया तो टैक्स है। उसी टैक्स पे मैं वापस से टैक्स चार्ज कर रहा हूँ। नहीं समझा? मैं आपको समझा, लेमन एग्जाम्पल में समझाता हूँ। आपने 100 रुपये में प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, आपने 100 रुपये में प्रोडक्ट खरीदा, आपने उसके ऊपर 20 रुपये टैक्स पे किया, तो आपका कॉस्टिंग कितना हो गया? 120 रुपया। आपका कॉस्टिंग कितना हुआ? 120 रुपये। ठीक है, अब इसमें आप प्रॉफिट मार्जिन जोड़ते हो 10 रुपया। आप प्रॉफिट मार्जिन कितना जोड़ते हो? 10 रुपये। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 130 रुपया। अब इसके ऊपर मान लो कि ये जो प्रोडक्ट मैं खरीद रहा हूँ, ये जो प्रोडक्ट मैं खरीद रहा हूँ, इसके ऊपर मेरा टैक्स है 20%। टैक्स मेरा कितना है? 20%। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल 20%। तो अब 130 रुपये में मैं टैक्स जोड़ूंगा, 130 रुपये पे मैं अगर मैं टैक्स जोड़ूंगा 20%, तो कितना हो गया? 26। तो याद रखना ये जो 26 रुपया जो लगा है, 26 रुपया जो लगा है वो कितने पे लगा है? 130 पे लगा है। और ये 130 का अगर मैं ब्रैकेट मारूँ, 130 का अगर मैं ब्रैकेट मारूँ तो इसमें 100 रुपया मेरा कॉस्ट है, 20 रुपया मेरा टैक्स है, और 10 रुपया मेरा प्रॉफिट मार्जिन है। मतलब इसके ऊपर भी तो मैंने टैक्स मार दिया ना, मतलब मैंने टैक्स के ऊपर वापस से टैक्स मार दिया, टैक्स के ऊपर मैंने वापस से टैक्स मार दिया। तो ये क्या हो गया? कास्केडिंग इफेक्ट हो गया, टैक्स ऑन टैक्स। जीएसटी ने क्या किया अब मैं बताता हूं। जीएसटी ने क्या किया? 100 रुपये में आपने माल खरीदा, ये जो 20 रुपये आपने टैक्स पे किया है ना, इसका आपको इनपुट मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा? इनपुट मिल जाएगा। अब मैं मेरा प्रॉफिट मार्जिन 10 रुपये रखता हूँ, मेरा मैं प्रॉफिट मार्जिन तो 10 रुपये, मेरा कॉस्टिंग कितना हो गया? 110 रुपया हो गया। इसके ऊपर अभी मैं मान लो 20% वापस से मैं जोड़ देता हूँ। क्या करता हूँ? 20% में क्या जोड़ देता हूँ? मेरा टैक्स में इधर था 120, 120 पे 1 मिनट, 10 रुपया मेरा प्रॉफिट मार्जिन जोड़ लेता। मैंने क्या किया? मेरा 10 रुपया प्रॉफिट मार्जिन जोड़ दिया। अब इसके ऊपर मेरे को टैक्स लगाना है वापस से। अब मेरा टैक्स कितना था? 20% था। ये प्रोडक्ट कौन सा था? 20% का। तो अब मेरा टैक्स कितना आ गया? टैक्स कितना आ गया? 22 रुपये आ गया। तो मेरा प्रोडक्ट का कॉस्टिंग कितना हो गया? कितना हो गया प्रोडक्ट का कॉस्टिंग? किधर 156 था और किधर 130। मतलब क्या हो गया? पहले मान लो कि जो 20 रुपया था, मान लो सर्विस टैक्स था, और ये बंदा क्या कर रहा है? ये जो बंदा है, ये बंदा नहीं, मान लो कि ये एक्साइज था और मैं ट्रेडर था। मैंने जब माल परचेस किया तो मैंने एक्साइज पे किया था 20 रुपये, पर बीइंग द ट्रेडर आई हैव टू चार्ज वैट, और जब मैंने वैट चार्ज किया तो जो मैंने एक्साइज पे किया था उसका मेरे को इनपुट नहीं मिलने वाला है, इनपुट नहीं मिलने वाला है। तो मैंने 20 रुपये को क्या किया? वो 20 रुपये को मैंने मेरी कॉस्ट में ऐड कर दिया, तो उसकी वजह से मेरी कॉस्टिंग बढ़ गई। जब मेरी कॉस्टिंग बढ़ी तो मेरी सेलिंग प्राइस भी तो बढ़ेगी ना। अगर मेरी कॉस्टिंग बढ़ती ही नहीं तो मेरी सेलिंग प्राइस भी नहीं बढ़ती। तो ये चीज समझा। अब याद रखना इसमें क्या हुआ? ये जो 20 रुपये का मैंने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया, बराबर है, 20 रुपये का मैंने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया, मैंने कलेक्ट कितना किया? 22 रुपया। मेरा नेट आउटफ्लो जो टैक्स का रहेगा अभी सिर्फ 2 रुपया रहेगा। मेरा नेट आउटफ्लो जो टैक्स का रहेगा वो कितना रहेगा? सिर्फ 2 रुपया रहेगा। पर इस केस में जो पहला वाला केस था, ये वाला केस था, इसमें मेरा टैक्स आउटफ्लो कितना है? 26 रुपये। समझा ये चीज़ आपको? ये सिर्फ आपसे समझने के लिए समझो कि कास्केडिंग इफेक्ट क्या था। जहाँ पे एक प्रोडक्ट के परचेस करने के टाइम पे मैंने जो टैक्स पे कर दिया है
और वो जो कंपोनेंट है वो मेरे जब कॉस्ट में एडप्ट हो जाता है, वो मेरे कॉस्ट में एडप्ट हो जाता है, और जब मैं वो प्रोडक्ट बेचता हूँ और उसके ऊपर भी अगर टैक्स लगता है, उसके ऊपर भी अगर टैक्स कैलकुलेट होता है, तो दैट इज टैक्स ऑन टैक्स विच इज नोन एज कास्केडिंग इफेक्ट, जो प्रीवियस रेजिम में था। अब जीएसटी में वो नहीं है, अब वो जीएसटी में नहीं है, क्योंकि राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टिल द फाइनल डीलर, राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टिल द फाइनल डीलर, जितने लोग भी चेन में है, जितने लोग भी चेन में है, सबको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलेगा, सबको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलेगा, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। कंडीशंस ब्लॉक क्रेडिट में मैं आपको बता दूंगा, जब मैं आपका ब्लॉक क्रेडिट का जब मैं आपको अलग से जब मैं वीडियो लूंगा तब मैं आपको बता दूंगा ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है जहां पे इवन दो मैंने जीएसटी पे किया हुआ है, जीएसटी मैंने पे किया हुआ है, पर मैं उसको इनपुट नहीं ले सकता। ब्लॉक क्रेडिट की लिस्ट है, ब्लॉक क्रेडिट के क्या है, लिस्ट है, या फिर एक सर्टेन कंडीशंस है कंपोजिशन स्कीम वाले, कौन, कंपोजिशन स्कीम। तो ऐसे केसेस में मेरे को इनपुट नहीं, ठीक है। कास्केडिंग इफेक्ट मतलब आपको समझा, ठीक है। रेड्यूस द टैक्स इवेजन, टैक्स इवेजन एक अलग से एक अपन चैप्टर ले लेंगे। टैक्स इवेजन में आपको पता चलेगा कि पहले मैं टैक्स कैसे इवेट कर सकता था, अब मैं कैसे टैक्स इवेट, ठीक है। फिर वन कंट्री वन टैक्स, वन कंट्री वन टैक्स, मैंने आपको बोला ना पहले क्या था, 3 अलग अलग टैक्स था ना, वैट भी था, एक्साइज भी था, सर्विस टैक्स भी था, अब वो सब सम करके क्या हो गया, एक गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। रेड्यूस दी टैक्स बर्डन, टैक्स बर्डन एग्जाम्पल दिखा है ना, टैक्स बर्डन कम हो गया ना, कॉस्टिंग किधर 156 रुपीज़ थी, किधर 132 आ गई, किधर टैक्स 2 रुपये का मेरे को इनपुट मिल, दो रुपये मेरे को पे करने वाला था, कहाँ पे, यहाँ पे मेरे को 26 रुपये पे कर, ये चीज़ आप याद रखना। कास्ट कैडिंग का इफेक्ट है, मतलब टैक्स ऑन टैक्स, वो चीज़ें जो जिस पे मैंने टैक्स पे कर दिया है और जितना मैंने टैक्स पे किया है, अगर वो टैक्स कंपोनेंट मेरे कॉस्ट में आके बैठता है, मेरे कॉस्ट में आके बैठता है, और जब मैं फाइनल प्राइस निकालता हूँ तब तक वो वहाँ पे बैठा हुआ है, और उसके ऊपर भी अगर मैंने टैक्स लगाया है, उसके ऊपर भी अगर मैंने टैक्स लगाया है, तो दैट इज नोन एज टैक्स ऑन टैक्स विच इज नोन एज कास्केडिंग इफेक्ट। समझा ये चीज़ आप, ठीक है। आगे अभी कंपोनेंट ऑफ जीएसटी क्या है, कंपोनेंट ऑफ जीएसटी 3 है। CGST, that is Central Goods and Service Tax, that is Central Goods and Service Tax. Second, SGST is State Goods and Service Tax. UGST, Union Goods and Service Tax. It is IGST. क्या है IGST? ये जो सेकेंड और थर्ड है ना, सेकेंड और थर्ड, CGST और UGST, आइदर C लगेगा या फिर U लगेगा, आइदर S लगेगा या फिर U लगेगा, आइदर S लगेगा या फिर U लगेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको S भी लगे और U भी लगे, ठीक है। अब ये कैसे होता है वो मैं आपको बताऊँ। जब आपका प्रोडक्ट या फिर जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, दैट इज विद इन द बाउंड्री ऑफ द स्टेट, विद इन द बाउंड्री ऑफ द स्टेट, तो वहां पे आपको CGST लगेगा प्लस SGST या फिर UGST लगेगा। क्या लगेगा आपको, CGST तो लगेगा ही, प्लस S या फिर U, दोनों साथ में नहीं लग सकता। और याद रखना, जब आप जिस प्रोडक्ट में डील कर रहे हो या फिर आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, इट इज़ वे, और जहाँ पे मैं वो प्रोडक्ट को बेच रहा हूँ या फिर जहाँ पे मैं वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, इट इज़ आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ स्टेट, आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ स्टेट, तो वहाँ पे क्या लग जाता है, IGST। तो उसको लेमन टर्म में अगर बोलेंगे तो क्या है, अगर आप विद इन स्टेट सब कुछ कर रहे हो, विद इन स्टेट आप सब कुछ कर रहे हो, तो आपको 2 टैक्स लगेगा, एक सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्लस CGST और UGST, SGST और UGST, ठीक है। पर आप वो स्टेट के बाहर कुछ कर रहे हो, स्टेट के बाहर कुछ कर रहे हो, तो आपको क्या चार्ज करना पड़ेगा, IGST, दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस। इंट्रा स्टेट CGST प्लस S और U, इंटर स्टेट I, इतना याद रखो फिलहाल, ठीक है। ये चीज आपने समझा। अब विल बी मूविंग टुवर्ड्स दी नोट्स पार्ट, ठीक है। अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यहाँ पे अगर मैं goods and services is an indirect tax which is levied on value added at each stage of supply chain, each state of supply chain comprising right from manufacturer, sales and consumption of tax, ठीक है। ये क्या पे है, वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज, वैल्यू एडेड
एट ईच स्टेज क्या होता है, ये वैल्यू एडेड ईच क्या होता है, ये जब अपन एक सम लेके तब बता देंगे, इसके नीचे एक सम है, वो जब होगा तब मैं आपको बता दूँ, ठीक है। A GST provide for the comprehensive and continuous chain of tax credit. One of the important point, comprehensive and continuous chain of tax credit. मैंने आपको बोला था ना, it provides the ITC right from the manufacturer till the final dealer. जो प्रीवियस टैक्स रेजिम में पॉसिबल नहीं था, अब ये करंट टैक्स रेजिम में पॉसिबल। इसके लिए क्या दिखा, देखो, बिगिनिंग फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज up to the retailer or consumer to ensure that there is no cascading effect. Cascading effect मतलब there is no tax on tax possibilities, no tax on tax possibilities. By levying tax on each stage, the tax is levied only at the value added, only at the value added. अब ये जो value added है ना, नीचे एक सम आएगा, उसमें मैं बता दूंगा कि आपको डिफरेंस कहाँ पे रहेगा, only at the value added, ठीक है। At each stage of supply, a supplier of goods or services or both can avail the input tax credit. Supplier of goods or services, देखा, पहले टैक्स रेजिम में नहीं था, अब यहां पे चाहे आप सप्लायर ऑफ गुड्स हो कि आप सप्लायर ऑफ सर्विसेज हो, इन बोथ द केसेस यू कैन अवेल दी टैक्स क्रेडिट पेड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। पहले अगर आप सर्विस प्रोवाइडर थे और आपने कुछ गुड्स परचेस किया हुआ है विच इज बीन यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग दी सर्विसेज, तो ऐसे केसेस में आपने जो गुड्स पे जो वैट पे किया था उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता था। या फिर मान लो यू आर द डीलर इन गुड्स एंड यू हैव टेकन सर्टेन सर्विसेज ऑन विच द सर्विस टैक्स वाज चार्ज, ऑन विच द सर्विस टैक्स वाज चार्ज, इन दैट केस वो जो सर्विस टैक्स का जो कंपोनेंट आप वैट के सामने सेट ऑफ नहीं कर सकते थे, या फिर आप सर्विस टैक्स ने आपने जो कलेक्ट किया था उसके सामने आप वैट का कंपोनेंट सेट ऑफ नहीं कर सकते थे, अब आप सब सेट ऑफ कर सकते हो क्योंकि क्या हो गया, एक जीएसटी आ, ठीक है। जीएसटी मेक नो डिफरेंसेस बिटवीन द गुड्स एंड सर्विसेज एंड बोथ आर ट्रीटेड एट पार एंड एट सिंगल रेट। मतलब देयर आर रेट्स रेंजिंग फ्रॉम 0.25% टिल 28%, और वो प्रोडक्ट पे है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट 0.25 पे ही जाएगा, ये प्रोडक्ट 3% पे जाएगा, ये प्रोडक्ट 1% पे जाएगा, ये जो प्रोडक्ट है वो 5% पे जाएगा, ये 12% पे जाएगा, 18% जाएगा, ये 28% पे जाएगा। पर याद रखना वो जो 0.25 मैंने बोला ना, वो प्रोडक्ट चाहे गुजरात में बिके, महाराष्ट्र में बिके, गोवा में बिके, मध्य प्रदेश में बिके या जम्मू एंड कश्मीर में बिके, याद रखना वो जहां पे भी बिकेगा उसका रेट सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि महाराष्ट्र में 0.25 है तो एक काम करते हैं ना, अपन गुजरात में 5% चार्ज कर देंगे, वही प्रोडक्ट को अपन एक काम करते हैं, अपन मध्य प्रदेश में क्या करते हैं 12%, नहीं, वैसा नहीं होगा। जो प्रोडक्ट चार्ज जिस स्टेट में जो परसेंटेज पे चार्ज होगा वही का वही प्रोडक्ट को दूसरे स्टेट में भी सेम रेट पे चार्ज होगा, मैं रेट चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। आपको ये चीज ठीक है, क्या लिखा था, गुड्स एंड सर्विसेज बोथ आर ट्रीटेड एट पार एंड द टैक्स, ठीक है। It is only the final consumer who bears the GST charged by the last supplier in the supply chain with set of benefit of all the previous stages. India has a dual GST model with an identical tax applied by the central government and the state government for interstate transaction IGST is payable. इसका मतलब ये है, याद रखना, अगर मान लो कि मैं गुड्स विद इन स्टेट बेच रहा हूँ, अगर मैं गुड्स विद इन स्टेट बेच रहा हूँ तो मैंने आपको क्या बोला था, मैं क्या चार्ज करता हूँ, CGST प्लस SGST और UGST, ठीक है। पर याद रखना यहाँ पे जो टैक्स चार्ज हो गए, यहाँ पे जो दोनों टैक्स चार्ज होंगे वो इक्वली चार्ज होंगे। मतलब मान लो अगर मैंने बोला कि प्रोडक्ट का टैक्स रेट इज 5%, मैंने प्रोडक्ट का अगर बोला टैक्स रेट इज 5%, तो CGST में 2.5 जाएगा और S या फिर U में 2.5 जाएगा। अगर मान लो मैंने बोला कि टैक्स का जो टैक्स है वो ये प्रोडक्ट पे 18% है, कितना है 18% है, तो C में कितना जाएगा 9% जाएगा, S या फिर U में कितना जाएगा 9%। ये क्या है, विद इन स्टेट। अभी यही मान लो कि मैंने बोला कि आउटसाइड द स्टेट जा रहा है, आउटसाइड द स्टेट जा रहा है और वो मान लो प्रोडक्ट पे 5% टैक्स है, वो प्रोडक्ट पे क्या है 5% टैक्स है, तो मैं IGST जो है, मैं IGST को कितने का चार्ज करूंगा 5%, IGST कितने का चार्ज करूंगा 5% का। और मान लो मैं वही चीज बोलूं कि वो प्रोडक्ट अभी 18% का है, तो मैं IGST कितने का चार्ज करूंगा 18%। ये देखा,
ये इधर हाफ ऑफ हो गया, इधर क्या हो गया, हाफ ऑफ हो गया। और यही चीज है जो 5% थी वो यहाँ पे हाफ ऑफ हो गई। देखा, जब मैं विद इन द स्टेट डील करता हूं तो एस और सी हाफ ऑफ हो जाएगा, एस और सी क्या हो जाएंगे, हाफ ऑफ हो जाएगी। और वही चीज जब मैं दूसरे स्टेट में डील करता हूं, दूसरे स्टेट में जाके बेचता हूं तो आईजीएसटी लगेगा, कितना लगेगा, पूरा का पूरा 18% या फिर 5% या फिर 12%। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी में भी एक्सप्लेन एज बिलो। याद रखना ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, आराम से देखना। इन दिस एग्जाम्पल a 3-tier supplier chain is assumed comprising of A is a manufacturer। A कौन है, मैन्युफैक्चरर है, B is a distributor and C is a consumer। ठीक है, अगर ये आप समझ गए तो आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा कि जीएसटी में क्या बेनिफिट हो। ठीक है, a price goods at which at 40,000 and supplies it to B, B supplies it to T at 50,000। मतलब ए बी को 40,000 में बेचता है, ए बी को कितने में बेचता है, 40,000 में बेचता है, और बी सी को कितने में बेचता है, 50,000 में बेचता है। ये आपको समझ गया। तो यहाँ पे अपना सप्लाई ए टू बी का ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या 40,000 और बी टू सी का ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितना है 50,000। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, जब ए ने बी को बेचा, जब ए जो मैन्युफैक्चरर है उसने जब बी को बेचा तो उसने जीएसटी चार्ज किया, ये प्रोडक्ट पे जो जीएसटी है दैट इज 12%। अज्यूमिंग द ट्रांजैक्शन हैज टेक प्लेस विद इन द स्टेट, मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई, जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो विद इन द स्टेट है। प्लेस ऑफ सप्लाई याद रखना, प्लेस ऑफ सप्लाई आपको डिसाइड करवाता है कि आपने जो ट्रांजैक्शन किया हुआ है उसके ऊपर सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूजीएसटी लगेगा या फिर वो ट्रांजैक्शन पे आईजीएसटी लगेगा। ये कौन डिसाइड करवाता है आपको, प्लेस ऑफ सप्लाई के थ्रू आपको पता चलता है। किसके थ्रू पता चलता है आपको, प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो अपन यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई इज विद इन द स्टेट, प्लेस ऑफ सप्लाई इज विद इन द स्टेट एंड दैट प्रोडक्ट अट्रैक्ट्स 12% जीएसटी, एंड दैट प्रोडक्ट अट्रैक्ट्स 12% जीएसटी। तो ऐसे केसेस में मान लो हाफ ऑफ होएगा ना, इसका हाफ हो जाएगा, तो 40,000 का मैं 6,000 6% 2,400 और एसजीएसटी 2,400। ठीक है, अपन अज्यूम करते कि ये यूनियन टेरिटरी नहीं है। तो मैंने जो टोटल प्राइस जो चार्ज किया हुआ, मैंने जो टोटल प्राइस चार्ज किया हुआ है किससे, बी से, मैंने जो टोटल प्राइस चार्ज किया बी से दैट इज हाउ मच 44,800। मतलब मैंने क्या किया, 40,000 का उसको गुड्स बेचा, उसके ऊपर मैंने जीएसटी चार्ज किया, कितना 12%। 12% कैसे चार्ज किया, सी 6%, एस 6%, तो कितना 2,400 प्लस 2,400। तो जो टोटल मेरा प्राइस बना है वो मेरा कितना बना है 44,800। कितना बना मेरा 44,800। मतलब मैंने बी से कितना कलेक्ट कर लिया है 44,800। अब याद रखना 44,800 का मैं ब्रेकअप आपको आगे बताऊंगा जो नीचे दिया हुआ है। ठीक है, अब बी ने क्या किया, वो सी को बेचा। अब बी ने लेके वो क्या किया, सी को बेचा, मतलब उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा 6,200 का। ठीक है, उसने क्या किया 6,200 5,200 का, 5,200 का उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा, और वो प्रॉफिट मार्जिन जोड़ने के बाद वो बी ने सी को बेच दिया। बी ने क्या किया, सी को बेच दिया। तो बी ने वो प्रोडक्ट कितने में बेचा 50,000। 50,000 के ऊपर उसने 6% वापस लगाना, मैं बोला ना, वो प्रोडक्ट पे सेम टैक्स रेट। ठीक है, उसने क्या किया, वो प्रोडक्ट पे बेचा, वो प्रोडक्ट पे उसने सीजीएसटी और एसजीएसटी, अज्यूमिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई इज आल्सो विद इन महाराष्ट्र दिस टाइम, विद इन स्टेट है। ठीक है, तो उसने क्या किया 3,000 सीजीएसटी प्लस 3,000 एसजीएसटी कलेक्ट किया। किसके पास से कलेक्ट किया, सी के पास से। और याद रखना अब सी ने कितना कलेक्ट किया 3,000 प्लस 3,000। और याद रखना ये 3,000 और 3,000 के सामने जब बी ने ए से कलेक्ट किया था, ए से कलेक्ट किया था, तब उसने 2,400 और 2,400 दे दिया था। तो जो उसको नेट डिफरेंस जो पे करना है अभी गवर्नमेंट को, जो नेट डिफरेंस उसको पे करना है वो कितना पे करना है 600। ये चीज समझा आपको, मतलब जो मैंने टैक्स पे कर दिया था उसका मैंने इनपुट ले लिया, मतलब मैंने कलेक्ट कितना किया था 3,000 मैंने ऑलरेडी, मैंने जब परचेस किया था तब मैंने कितना पे कर दिया था
2400 मैंने ऑलरेडी पे कर दिया है। मतलब ए ने मेरे नाम से गवर्नमेंट के ट्रेजरी में 2400 पहले ही पे करके रखा हुआ है। ए ने मेरे नाम से गवर्नमेंट की ट्रेजरी में ऑलरेडी 2400 पे करके रखा। मैंने बोला था जो बंदा रजिस्टर्ड रहता है इट इज एक्टिंग एज एन कलेक्टिंग एजेंट। मतलब वो क्या करता है, गवर्नमेंट मेरे पे ऑनर्स डाल देती है कि तुम टैक्स कलेक्ट करो और उनके नाम से तुम पे करो। वो कैसे पे करते हो, जीएसटीआर 1 में और जीएसटीआर 3B में मैं आपको बता दूंगा कि जब मैं जीएसटीआर 1 फाइल करता हूं, जब जीएसटीआर 3B फाइल करता हूं तो उसमें मैं कैसे फ्लैश करवाता हूं वो मैं आपको बता दूंगा। पर अभी के लिए समझो कि ओनर्स मेरे ऊपर था। मतलब ए के ऊपर गवर्नमेंट ने ऑनर्स डाल दिया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी थी कि तुम जब बी को प्रोडक्ट बेचोगे तो तुम क्या करो, तुम उसके पास से टैक्स कलेक्ट करो और तुम गवर्नमेंट की ट्रेजरी में पे करो उसके नाम से। ठीक है, फिर बी के ऊपर गवर्नमेंट ने वापस से ऑनर्स डाल दिया कि जब भी तुम प्रोडक्ट बेचोगे तो जिसको भी तुम बेचोगे उनके पास से तुम वो टैक्स कलेक्ट करो, उनके पास से तुम टैक्स कलेक्ट करो और उनके नाम से तुम गवर्नमेंट ट्रेजरी में पे कर दो। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, बी ने क्या किया, बी ने 3000 तो कलेक्ट कर लिया था। बी ने क्या किया, 3000 तो कलेक्ट कर लिया था, पर बी ने बोला ऑलरेडी 2400 तो भरा हुआ है मैंने, 2400 तो मैंने ऑलरेडी भरा हुआ है। अब मैं कितना भरूंगा, सिर्फ 600 रुपया भरूंगा। अब मैं सिर्फ कितना भरूंगा, 600 रुपया। तो ये जो नोट्स है ना, अब नोट्स एक एक करके पढ़ना, यहां पे सब अपना डिफरेंस पता चले। A pays 4,800, that is 2,400 each. B's gross liability was 6,000. B gets the input that has been paid to A. आपको ये चीज, B has to pay only 1,200. ये चीज तो आपको समझिए। Now both state government and central government gets the tax of rupees 3,000. अभी स्टेट और सेंट्रल को 3,000 कैसे मिला, 2,400 तो पहले दे दिया था ए ने, 2,400 पहले किसने दे दिया था, ए ने दे दिया था। फिर बी ने उनको 600 रुपया प्लस 600 रुपया और दिया, तो उनको तो फाइनली जो 3,000 यहाँ पे जो चार्ज हुआ है, तो फाइनली जो 3,000 चार्ज हुआ है वो तो गवर्नमेंट को कैसे भी करके मिल गया ना, गवर्नमेंट को मिल गया ना। अब याद रखना, अगर जो मैंने 2,400 रुपया दिया हुआ है, बी ने ए को जो दिया हुआ है, अगर मान लो कि उसका अगर इनपुट नहीं मिलता, अगर इनपुट उसको नहीं मिलता तो गवर्नमेंट को मेरे को कितना देना पड़ता, 6,000 रुपया देना पड़ता। मतलब ये जो 3,000 मैंने कलेक्ट किया है ये तो मेरे को देना ही पड़ता। मतलब गवर्नमेंट को मैंने 6,000 तो दिया ही, प्लस जब बी ने ए से खरीदा था तब भी तो उसने टैक्स पे किया था, मैंने टोटल गवर्नमेंट को कितना दे दिया। समझे ये चीज। Assuming A and B belongings to different city, ये तो बाद में अपन कर लेंगे। C being the supply in the last chain, यहाँ पे अपन ने C को अज्यूम किया कि C is the final consumer, C is the final consumer, तो उसको बेनिफिट कभी नहीं मिलता। याद रखना, फाइनल कंज्यूमर को टैक्स जो उन्होंने पे किया रहता है उसका बेनिफिट नहीं मिलता, इनडायरेक्ट टैक्सेस का उनको बेनिफिट नहीं मिलता। तो देखा भी कास्केडिंग इफेक्ट में क्या हो गया, अगर मेरे को इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया तो मैंने गवर्नमेंट ट्रेजरी में जो मैंने फाइनल कंज्यूमर को जितना चार्ज किया उतना ही गवर्नमेंट ट्रेजरी में गया है। मैंने जो फाइनल कंज्यूमर को जो चार्ज किया है उतना ही गवर्नमेंट की ट्रेजरी में गया हुआ है, और वो कैसा ब्रेक में गया हुआ है। 2,400 पहले ही जा चुका था, प्लस मैंने उसमें 600 ऐड कर दिया। मतलब जो वैल्यू एडिशन हुआ है 10,000, वैल्यू एडिशन कितने का हुआ था, 10,000 का हुआ था ना। अगर मैं 10,000 पे 12% पकड़ू तो कितना होता है, 1,200 रुपया होता है। 10,000 मतलब जो वैल्यू एडिशन हुआ, मतलब 40 और 50 के बीच में जो डिफरेंस था और जो मैंने वैल्यू एडिशन किया था 10,000 का, उसके ऊपर अगर मैं 12% जोड़ू तो कितना, 1,200 रुपया होता है। तो गवर्नमेंट को मैंने सिर्फ वैल्यू एडिशन का ही पार्ट दे दिया ना, 600 रुपया 600 रुपया। और यही अगर मान लो कि मेरे को इसका इनपुट नहीं मिलता, अगर मेरे को इसका इनपुट नहीं मिलता तो गवर्नमेंट को मैंने ऑलरेडी 2,400 दिया हुआ है, 2,400 दिया हुआ है सी और एस में, प्लस मेरे को और उसको कितना देना पड़ता, 3,000, मतलब गवर्नमेंट की ट्रेजरी में इतना। अब इसमें क्या होता सोचो, अगर वो 2,400 का मान लो कि इसको अगर इनपुट नहीं मिलता तो इसके कॉस्ट में एडप्ट हो जाता, इसके किसमें कॉस्ट में एडप्ट हो जाता। तो मान लो 50,000 का ही सेलिंग प्राइस पकड़ता हूं मैं, कितना है, मान लो 56,000 का, सॉरी 56,000 का मैं सेलिंग प्राइस पकड़ता हूं। 56,000 में से 6,000 तो मैंने गवर्नमेंट को दे दिया। अगर मान लो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता तो 50,000 में से मैंने 6,000 तो गवर्नमेंट को दे दिया।
तो मेरे पास कितना बचा 50,000। अब ये 50,000 में से मेरे को ये प्रोडक्ट कितने में गिरा था 44,800 में गिरा था। कितने में गिरा था 44,800 में। तो मेरा इफेक्टिवली जो प्रॉफिट था वो कितना हो गया 5,200। अगर मेरे को इनपुट नहीं मिलता तो, और अगर इनपुट मिलता तो मेरा प्रॉफिट कितना मैं बताऊं 50,000 माइनस 40,000। क्यों? क्योंकि 2,400 का मेरे को इनपुट मिल गया, 2,400 का मेरे को इनपुट मिल गया, 3,000 मैंने सामने से कलेक्ट किया है। तो मेरा जो नेट जो वैल्यू एडिशन था माइनस 1,200। हाँ ये 7,800 का मेरे को प्रॉफिट हो। कैसे 7,800 का मेरे को प्रॉफिट, 1 मिनट 50। तो आपको दिख रहा है 5,200 का प्रॉफिट, 5,200 का प्रॉफिट जब मेरे को इनपुट नहीं मिल रहा था तभी, और जब मेरे को इनपुट मिला तब मेरा प्रॉफिट। दोनों का डिफरेंस देखा आपने, समझा ये चीज़ कास्ट कैडिंग इफेक्ट। वापस एक बार देख लेना, ठीक है। इसके आगे थोड़ा सा अपन जाते हैं अभी। नीड फॉर जीएसटी। अब नीड फॉर जीएसटी मैंने आपको बताया था ना, मैं 5 स्टेट में रजिस्टर्ड हूँ, 5 स्टेट के अलग अलग वैट लॉज है, 5 स्टेट के अलग अलग कंप्लायंसेज है। हो सकता है कि 5 स्टेट में जो प्रोडक्ट है वो 5 स्टेट में उसका अलग अलग रेट हो, पॉसिबिलिटीज होती थी, क्योंकि वैट में स्टेट गवर्नमेंट्स के पास राइट थे ये प्रोडक्ट का कितना कितना होना चाहिए। किसके पास राइट्स थे? स्टेट गवर्नमेंट के पास थे कि वो प्रोडक्ट का परसेंटेज कितना बिठाना है। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती थी। तो इंडिया में कैसा था, इंडिया हैड एन मल्टी टायर इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम कंप्राइजेस ऑफ ओवरलैपिंग टैक्सेस लेविड बाय डिफरेंट अथॉरिटीज। डिफरेंट अथॉरिटीज मतलब स्टेट गवर्नमेंट, एक स्टेट का स्टेट तीसरा स्टेट at different level denied the credit or set off of the taxes paid at the previous stage। मतलब जो अपन ऊपर वाला एग्जांपल में देखा था ना कि मैंने जो 2,400 रुपया जो पे किया था, 2,400 प्लस 2,400, उसका मेरे को सेट ऑफ नहीं मिला। मतलब जो ट्रेडर था अगर उसने एक्साइज ड्यूटी पे की थी, एक्साइज ड्यूटी उसने पे की थी तो उसको इनपुट नहीं मिलता था। सर्विस प्रोवाइडर था उसने वैट पे किया था तो उसको उसका इनपुट नहीं मिलता था। एक्साइज डीलर अगर वैट पे करता था तो एक्साइज डीलर को वैट का सेट ऑफ नहीं मिलता था। समझे ये चीज? द क्रेडिट फॉर द वैट पेड ऑन इनपुट वाज डिनाइड टू द मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस प्रोवाइडर। अभी मैंने जस्ट बोला एंड द क्रेडिट ऑफ एक्साइज ड्यूटी एंड द क्रेडिट ऑफ एक्साइज ड्यूटी और द सर्विस टैक्स पेड वाज डिनाइड टू द सेलर। मतलब जो बंदा ट्रेडिंग करता है, बिकॉज द एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स वर कंट्रोल्ड। मतलब वो क्या थे, वो सेंट्रल टैक्सेस में थे। वो किस में थे? सेंट्रल टैक्सेस में थे। पर वैट किधर आ जाता था? स्टेट में आ जाता था। सेंटर बोलता था मैं वट रखेगा, स्टेट बोलता था मैं वट रखेगा। तो देख तू इनपुट देगा, स्टेट बोलता था नहीं देगा, स्टेट क्या बोलता था मैं नहीं देगा। ठीक है, सेंट्रल स्टेट के पास जाता था, तू मेरे को इनपुट देगा, तो स्टेट क्या बोलता था तूने मेरे को इनपुट दिया था नहीं ना, अब मैं भी तेरे को इनपुट नहीं देगा। दोनों के बीच में झगड़ा चलते रहता था। और ये झगड़े में कौन फंसता था? बेचारे डीलर, मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर, दोनों अपनी अपनी अक्कड़। तूने मेरे को नहीं दिया, मैं तेरे को नहीं देगा। ठीक है, पर इसमें फंसते कौन थे? मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर, डीलर। अब ये क्या किया भाई, अपन अकड़ में नहीं रहते, अपन क्या करते, दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट किसके बारे में सोचते? डीलर के बारे में सोचते, मैन्युफैक्चरर के बारे में सोचते, सर्विस प्रोवाइडर के बारे में सोचते, ताकि इन लोग अपना बिजनेस स्मूथली कर सके। स्मूथली करने के साथ साथ अगर इनको हमने इनपुट दे दिया तो हो सकता है कि ये जो फाइनल प्रोडक्ट पहले जितने में बेचते थे अब उतना कम में बेचेंगे। एंटी प्रॉफिटिंग एक रेजिम है, एक अलग से एक चैप्टर है, मैं आपको बताऊंगा कि एंटी प्रॉफिटिंग बहुत टाइम पे तुमने समझ सुना था कि याद रखना कि जीएसटी आने के बाद भी जो प्रोडक्ट का जो प्राइस था वो ओवरचार्ज हो रहा था। प्रोडक्ट का जो प्राइसिंग था वो ओवरचार्ज हो रहा था, उसमें भी जीएसटी के अथॉरिटीज़ ने टैक्स लेवी, पेनल्टीज लेवी कर दी थी। क्यों? क्योंकि जीएसटी का मेन जो लाने का मकसद ही यही था कि ये जो जितने भी डिफिकल्टीज थी, कास्ट कैडिंग इफेक्ट्स थे,
डिफरेंट लेवल के ऑथोरिटीज उस सबको बाहर निकाला और सबको एक एट पार लेके आ गए, ताकि इससे क्या हुआ, मैन्युफैक्चरर भी खुश, सर्विस प्रोवाइडर भी खुश, डीलर भी खुश, साथ साथ में जो फाइनल कंज्यूमर जो टैक्स का बर्डन झेलता है, फाइनल कंज्यूमर जो टैक्स का बर्डन झेल करता है वो भी खुश, क्योंकि आपका जो इनपुट छूट गया था, आपका जो पहले टैक्स रेजिम में जो इनपुट छूट जाता था वो आपका कॉस्ट में ऐड हो जाता था। किस में ऐड हो जाता था? कॉस्ट में ऐड हो जाता। और जब मेरा कॉस्ट में ऐड होता था तो मेरी इनडायरेक्टली मेरी कॉस्टिंग्स बढ़ जाती थी, और जब मेरी कॉस्टिंग्स बढ़ती थी तो मेरा सेलिंग प्राइस बढ़ता था। ये सब कनेक्टिंग डॉट्स है, ये सब क्या है? कनेक्टिंग डॉट्स है। कॉस्ट बढ़ी तो आपकी सेलिंग प्राइस बढ़ेगी, एंड कंज्यूमर को ज़्यादा चुकाना पड़ेगा। अगर मेरी कॉस्ट कम हुई तो मेरी सेलिंग प्राइस भी कम होती है, और मेरे जो मेरे फाइनल कंज्यूमर है उनको थोड़ा कम स्पेंड करना पड़ता है। तो जीएसटी की वजह से क्या हुआ, जो फाइनल कंज्यूमर था, जो फाइनल कंज्यूमर का क्या हो गया, उसके ऊपर जो पहले जितने बर्डन थे उससे थोड़े से कम हो गए, थोड़े से कम, थोड़े से कम। ठीक है, आगे। These taxes were not mutually exclusive. For instance, interstate tax of excise paid manufacturing attracts VAT on gross value of goods, which includes the basic value that the excise duty charged by the manufacturer and profit by the dealer. मैं वही चीज़ बोला ना। अब क्या हो गया, देखो मैन्युफैक्चरर है, एक मैन्युफैक्चरर ने गुड्स मैन्युफैक्चर किया तो उसको एक्साइज तो पे करना ही है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल लॉ बोलता है। कौन बोलता है? सेंट्रल लॉ बोलता है, देख भाई तूने गुड्स मैन्युफैक्चर किया ना तो तेरे को एक्साइज पे करना पड़ेगा। हाँ भाई ठीक है चलो। स्टेट वाला क्या बोलता है, तूने मैन्युफैक्चर के कुछ भी, अब तू मैन्युफैक्चर गुड्स को बेच रहा है ना तो तेरे को वैट पे करना पड़ेगा, तो डीलर बोलता है। तो क्या हो गया, बंदे ने वैट भी पे किया, एक्साइज भी पे किया, और याद रखना जब उसने एक्साइज पे किया और वैट पे किया, ये दोनों का उसको सेट ऑफ नहीं मिल रहा है आमने सामने, मिल रहा है, सेट ऑफ नहीं मिल रहा है, तो सेट ऑफ की वजह से जीएसटी। As a result, the indirect tax structure was complex, cobweb of rules and regulations in the different part of country. Different part of country मैं बोला ना, हर स्टेट में अलग अलग अथॉरिटीज बैठी थी, having a cascading effect. There was no credit at all for the local taxes like entry tax, octroi, imposing hindrance in the smooth movement of the goods across the country. Besides creating the scope for arbitrage of rate at different place, arbitrage of rate at different place, मैं बोला था ना, हो सकता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस रेट महाराष्ट्र में 5% हो पर याद रखना गुजरात में 3% हो सकता था। ठीक है, एट अ डिफरेंट प्लेस, interstate smuggling and the grey market for goods and services. India needs a uniform tax credit with the lower rate and state. तो क्या हो गया ना, तो जब इतने सारे कंपल्शंस आ गए थे, इतने सारे कंप्लायंसेस आ गए थे, इतने सारे बोलते ना हेडेक थे, तो क्या होता था ना, एक सिंपल सा एक जो डीलर था वो क्या करता था, देख भाई देखो अभी ट्रैक स्ट्रक्चर में नहीं जाना है, मैं ब्लैक मार्केटिंग कर, क्या करेगा, देख भाई ये प्रोडक्ट लेके जा बेच कैश में। जैसे क्या होता था, अब जब मूवमेंट ऑफ गुड्स होता था तब आपको ऑक्ट्रॉय लगता था, जब मूवमेंट्स ऑफ गुड्स होता आपको ऑक्ट्रॉय चार्ज होता। तो कितनी बार क्या होता था ना कि मान लो ये इतने सारे कंप्लाइंसेस फॉलो करना है, ये इतने सारे कंप्लाइंस फॉलो कर, कौन इतना झंझट पाले, तो ब्लैक मार्केटिंग मतलब क्या भाई, गुड्स उठाया बेच डाला, कैश में निकल गया, गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलते भी नहीं थे, गवर्नमेंट को पता भी नहीं चलता था कि कितने गुड्स बिके। क्यों? क्योंकि आपने कंप्लाइंसेस ही इतने बना के रखे हैं। तो एक जो नॉर्मल इंसान था पहले क्या सोचता था, भाई मैं इतना कंप्लाइंसेस क्यों फॉलो करूँ, मैं इतना कंप्लाइंसेस क्यों फॉलो करूँ। अभी एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो अगर मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मेरे को पता है मेरे को वैट का इनपुट नहीं मिलने वाला है, मेरे को तो पता है कि वैट का इनपुट नहीं मिलने वाला है, मैं सामने वाले को क्या बोलता था, देख भाई तू मेरे को वैट चार्ज मत कर, बिल मत बना, मैं तेरे को कैश में पेमेंट कर देता हूँ। क्या करता हूँ, तेरे को कैश में पेमेंट करो, टैक्स इवेजन। वैट वाला था और वो सीए की कुछ सर्विसेज ले रहा था, सीए की कुछ सर्विस ले रहा है, कंसल्टिंग सर्विस ले रहा था, तो सीए अपने बिल में चार्ज करके देता था सर्विस टैक्स एट द रेट 15%। जो वैट वाला था उसको पता था कि मेरे को इसका आईटीसी नहीं मिलने वाला है, वैट वाला बोलता है अरे सर कैश में लेके खत्म कर, टैक्स इवेजन नहीं होता था। बहुत टाइम सिचुएशन ऐसी थी कि हो भी जाता था, बहुत टाइम ऐसी सिचुएशन ये हो जाता था। तो इसकी वजह से जो टैक्स इवेजन था, टैक्स इवेजन था मतलब क्या है, गवर्नमेंट के ट्रेजरीज में फंड कम जा रहे हैं। जब गवर्नमेंट के ट्रेजरीज में जब फंड्स कम जाते हैं तो उसकी वजह से तो गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग्स करना चाहती है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स नहीं कर पाती है। वो स्पेंडिंग्स करने के लिए गवर्नमेंट फिर लोन लेती है, लोन लेती है, लोन लेती है, लोन्स फिर बढ़ते जाते हैं। तो ये टैक्स इवेजन था ना वो ऐसे होता है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल लाइफ में कितनी बार नहीं भी होता है।
प्रैक्टिकल लाइफ में कितनी बार नहीं भी होता है, बट अगर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि हम लोग अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और हम गए कंप्यूटर लेने के, ठीक है, उसने बोला वाइट चार्ज होएगा। अब हमको पता चला कि वो 6000 वाइट देना है, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एक काम कर भाई कैश में, तो क्या वो वैट चार्ज नहीं हुआ। अभी अब जब वैट चार्ज नहीं हुआ, मैं तो खुश हो गया एज एन सर्विस प्रोवाइडर, मैं तो खुश हो गया, पर याद रखना मेरी खुशी के चक्कर में मैंने गवर्नमेंट के पास जो ट्रेजरी जाने वाला था उसको मैंने उनके पास से छीन लिया। मतलब मैंने टैक्स इवेजन तो किया ही किया, जो टैक्स गवर्नमेंट के फंड्स में जाने वाला था, और वो फंड्स जो एक कॉमन पब्लिक के लिए या फिर जनरल पब्लिक के जो यूटिलाइज होने वाला था वो यूटिलाइज नहीं होगा। मतलब मैंने कितना गलत काम किया। मैं करना नहीं चाहता था, मैं करना नहीं चाहता था, पर सिचुएशंस ने मेरे को ऐसा करने पे मजबूर कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे को उसका इनपुट नहीं मिल रहा है, उसका मेरे को इनपुट नहीं मिल रहा है, इसके लिए। तो ऐसे केसेस में क्या किया गवर्नमेंट ने, क्या किया भाई ठीक है, हमने क्या बोला, हम ये चीज़ करने के लिए रेडी है, आप हमको कोई सोल्यूशन दो। गवर्नमेंट ने क्या बोला, हम ठीक है, हम आपको सोल्यूशन देते। क्या सोल्यूशन दिया? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब हमने क्या बोला, ठीक है, अब हम कंप्यूटर अगर मान लो चेक में खरीदते और सामने वाला मेरे को गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी लगाता है, और जब मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, और जब मैंने गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्ट किया, तो उसका मेरे को इनपुट मिल जाएगा। उसका मेरे को क्या मिल जाएगा? इनपुट मिल जाएगा। क्या हुआ? टैक्स एविजन कम हो। टैक्स एविजन क्या हो गया? कम होगा। क्यों? क्योंकि मेरे को अभी इनपुट मिल रहा है ना, मैं खुश हूं भाई, मेरे को इनपुट मिलने वाला, मेरे को पता है। हाँ तो भाई ठीक है भाई, मेरे को लगा के दे बिल में, पहले मेरे को पता था उसका मेरे को इनपुट नहीं मिला, भाई बिल में मत लगा, सेटल कर दे ये चीज। आप पक्का? ठीक है, आगे। The flaw in the indirect tax creates the need for an broad-based, uniform, integrated central with the lower tax rate, efficient implementation and free credit across the board for the various taxes paid, and reducing the cascading effect of multiple tax. Cascading effect बहुत important. Which subsum all the taxes levied on the sale of goods or provision of services by both the state and the central government, and provide a large pool of set-offs through the taxes. The main reason may be summed up as, याद रखना ये जितने भी टैक्सेस हैं ये सब क्या हो गया, फिर ये सबसम हो गया और एक सिंगल टैक्स बना। क्या बना? ठीक है, ये जितने भी टैक्सेस है ना, ये जो मैं नोट्स में शेयर कर दूंगा लिंक के नीचे, तो आपको वहाँ से नोट्स मिल जाएगी, तो आपको ये सब टैक्सेस के बारे में पता चल। ठीक है, कौन कौन से टैक्स है, कौन कौन से टैक्स सबसम नहीं हुआ। अभी मैं बोला था ना, मैंने आपको बोला था ना कि बहुत सारे टैक्स है जो सबसम नहीं हुए हैं। बेसिक कस्टम ड्यूटी लेविड ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इनटू इंडिया, export duty imposed on export of goods are not available in Indian residents, road and passenger tax, toll tax, property tax, stamp duty, electricity tax in specific goods से रिलेटेड जो टैक्सेस थे ना वो है। एक फर्स्ट, जो टैक्स अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे एप्लीकेबल होते हैं, जो टैक्स अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो लेवी होते हैं, अभी भी उसका जो राइट्स है वो किसके पास है? किसके पास है? स्टेट कंटिन्यू टू इम्पोर्ट टैक्सेस ऑन इट। टबैको गुड्स, कौन से प्रोडक्ट पे? टबैको पे, सब्जेक्ट टू सर्टन प्रोडक्ट्स है जो बाहर आ चुके हैं डिटेल में। पेट्रोलियम, क्रूड, हाई स्पीड ऑयल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन। ठीक है, ये अभी भी किसके पास है? स्टेट के पास, स्टेट या सेंट्रल के पास है। किसके पास है? सेंट्रल के पास है। ठीक है, और साथ साथ में मोर ओवर दिस प्रोडक्ट का सब्जेक्ट टू लेवी ऑफ एक्साइज ड्यूटी इम्पोर्ट बाय द सेंटर इन एडिशन टू वैट और जीएसटी। ठीक है, तीन प्रोडक्ट, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, टबैको प्रोडक्ट, पेट्रोलियम, क्रूड, हाई स्पीड, डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये ऐसे टैक्सेस है जो अभी भी जीएसटी में सक्षम नहीं हुए। जीएसटी में सक्षम हो जाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये जीएसटी में सक्षम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब तक स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में इसके ऊपर म्यूचुअलिटी नहीं हुई है, म्यूचुअली दोनों चीज़ एग्रीड नहीं हुई है। एक बार अगर ये दोनों सेंट्रल और स्टेट दोनों म्यूचुअल एग्रीमेंट पे आ गए ये तीनों प्रोडक्ट को लेके, ये तीनों प्रोडक्ट भी सक्षम हो जाएगी जीएसटी। ठीक है, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट। अभी ये जो आपका ड्यूअल मॉडल है ऑफ जीएसटी, ये ड्यूअल मॉडल तो मैंने आपको बता दिया। ड्यूअल मॉडल क्या है? अभी याद रखना, जीएसटी इज एन यूनिफॉर्म डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स एप्लीकेबल ऑल द ट्रांजेक्शन फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विस। मान लो आपने गुड्स बेचा है तो भी जीएसटी लगेगा, आपने सर्विसेज दी है तो भी जीएसटी लगेगा, आपने गुड्स प्लस सर्विस दी है तो भी आपको जीएसटी पे करना। ठीक है, फॉर अ कंसिडरेशन सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक एग्जेम्पशन थ्रू आउट द इंडिया। ठीक है, एनएस। ठीक है, वाइल ये अपना इतना कुछ नहीं है। अंडर द ड्यूअल मॉडल बोथ सेंट्रल एंड स्टेट
में कॉन्करेंटली लेवी जीएसटी ऑन इंट्रास्टेट। मैंने इंट्रास्टेट बोला था ना, प्लेस ऑफ सप्लाई। मैं क्या बोला था आपको? प्लेस ऑफ सप्लाई बोला था। प्लेस ऑफ सप्लाई पे डिपेंड करता है, किस पे करता है? प्लेस ऑफ सप्लाई पे डिपेंड करता है कि आपका सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी या फिर यूजीएसटी लगेगा, या फिर ऑल टुगेदर आपको पूरा का पूरा क्या लग जाएगा? आईजीएसटी लग जाएगा। विद इन स्टेट होता है तो जो भी टैक्स रेट है उसको 2 भाग में डिवाइड कर लेना, डिवाइड बाय 2 करोगे तो जो भी आएगा वो कुछ भाग सी में जाएगा, कुछ भाग एस या फिर यू में जाएगा। और याद रखना, अगर ये इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है तो ऑल टुगेदर ये पूरा का पूरा किस में चला जाएगा? इंटीग्रेटेड सेल्स। ठीक है, इंट्रा इंटर, इंट्रा सी प्लस एस स्लैश यू, इंटर आई, इंटर आईजीएस। ठीक है, the type of GST, the central goods and service tax levied by center under CGST Act. State goods and service tax levied by respective state SGST Act passed by the legislature. Union UGST, that is Union Territory without the state legislature. ठीक है, और IGST इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये चीज आपको समझ गया? ठीक है, अब ये देखना, फॉर इंस्टेंट इफ IGST रेट इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ इज 12%, तो 6% विल बी CGST एंड 6% विल बी एस और UGST। मतलब मेरा 12% था और विद इन स्टेट मेरा अगर वो ट्रांजेक्शन हुआ है तो जो 12% है दैट विल बी गेटिंग डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय 2 मतलब 2 भाग, एक भाग सेंट्रल का, एक भाग स्टेट का या फिर यूनियन टेरिटरी का। अगर मान लो कि ये अगर मान लो इंट्रा नहीं होके ये इंटर होता तो पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड में चला, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटेड में चला जाएगा। ठीक है, further SGST Act of an SGST or 2000 IGST state that by the large number in respect of the basic feature of tax, chargeability, taxable event, taxable person, classification, valuation of goods and services, procedure for collection and payment of, keep the concept of the dual GST in harmony। ठीक है, मतलब दोनों के पास राइट्स। अब अपन क्या करेंगे ना कि ये इतना तो आपको समझिए कि जीएसटी क्या था, जीएसटी के फायदे क्या थे। अब जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, अब जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो नेक्स्ट लेक्चर में अपन जाएंगे कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, कब मेरे को रजिस्टर करना पड़ेगा, कब मैं बाय डिफॉल्ट रजिस्ट्रेशन में आ जाता हूं, कौन कौन से ऐसे डीलर्स हैं जिनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है, कि करेंगे तो आप रेगुलर में जाओगे कि आप कंपोजिशन में जा सकते हो, कैसे क्या कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में पूरा का पूरा क्या जाएगा, रजिस्ट्रेशन में मैं आपको पूरा का पूरा लाइव लेके चला जाऊंगा कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी कैसे होता है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी कैसे होता है, कौन कौन से पर्सन एलिजिबल है टू गेट इट रजिस्टर्ड, या मेरे को रजिस्टर नहीं करना है, क्या सिचुएशन है, क्या टर्नओवर होना चाहिए, टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करता है, जो टर्नओवर जो कैलकुलेट करता है वो एग्रीगेट टर्नओवर में कैसे कैलकुलेट करता हूँ, मतलब एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन क्या है जीएसटी में, वो भी मैं आपको बताऊँ। ठीक है, विद दिस आई एंड दिस लेक्चर ऑफ जीएसटी इंट्रोडक्शन।